नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आप जानते हैं सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापा जाता। ये एक ऐसा मिशन है जो दिलों को जोड़ता है। और ये कहानी है युवा संगम की। एक सवाल है, जरा सोचिए, हम अपने देश को मतलब भारत को सच में कितना जानते हैं? हाँ, नक्शे देखे हैं, शहरों के नाम भी रटे हैं, पर क्या हम सच में इसकी आत्मा को, इसके दिल को समझते हैं? क्योंकि देखिए, असली भारत हेडलाइंस या मैप्स में नहीं है। वो तो उन लाखों कहानियों में है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। वो बसता है यहाँ के लोगों में, उनकी परंपराओं में, उनके सपनों में और उन अनगिनत धागों में जो हम सबको एक साथ जोड़कर रखते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इतने बड़े, इतने विविध देश को एक साथ एक धागे में पिरोने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? खैर, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल विजन में। ये जो लाइन है ना, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत की बात करती है, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसी सोच को, इसी भावना को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जानते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहाँ है? हमारे युवाओं के बीच। और यहीं से आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब देखिए, ये सिर्फ कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। इसका मकसद क्या है? सीधा सा मकसद है अलग अलग राज्यों के लोगों को आपस में जोड़ना, एक कल्चरल कनेक्शन बनाना, ताकि रिश्ते और भी मजबूत हों। तो इस बड़े विजन को, इस सोच को जमीन पर कैसे उतारा जाए, उसे हकीकत कैसे बनाया जाए? इसका जवाब है युवा संगम। एक ऐसा सफर जो सच में भारत के भविष्य को एक नई दिशा दे रहा है। तो ये युवा संगम आखिर है क्या? मैं बताता हूं। ये कोई मामूली टूर या ट्रिप नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक खोज है, एक डिस्कवरी है, जिसे 5 बहुत ही खास पिलर्स यानी स्तंभों पर बनाया गया है। हाँ, ये 5 स्तंभ, इन्हीं की वजह से ये पूरा एक्सपीरियंस इतना गहरा और बदलने वाला बन जाता है। ये पक्का करते हैं कि जो भी इसमें हिस्सा ले रहा है उसे कुछ ऐसा मिले जो सिर्फ घूमने फिरने से कहीं कहीं ज्यादा हो। सबसे पहला पिलर है, जाहिर है, पर्यटन, मतलब घूमना फिरना। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि पार्टिसिपेंट्स उन जगहों पर भी जाते हैं जो शायद टूरिस्ट मैप्स पर मिलती भी नहीं है। एकदम असली अनछुआ भारत। दूसरा है परंपरा। यहाँ बात सिर्फ देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। युवा वहाँ के लोकल कल्चर, आर्ट, संगीत, यहाँ तक कि खाने में पूरी तरह डूब जाते हैं। सदियों पुरानी विरासत को एकदम करीब से जीते हैं। फिर आता है तीसरा पिलर, प्रगति। क्योंकि ये सफर सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, ये फ्यूचर के बारे में भी है। पार्टिसिपेंट्स देखते हैं कि उस राज्य ने डेवलपमेंट के मामले में क्या कुछ हासिल किया है, क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं। और प्रगति से ही जुड़ा है चौथा स्तंभ, प्रौद्योगिकी। इसमें टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में हो रही तरक्की को दिखाया जाता है। आईआईटीज, आईआईएम्स जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी ले जाया जाता है, मतलब पूरा 360 डिग्री व्यू। और आखिर में शायद सबसे जरूरी स्तंभ, परस्पर संपर्क, यानी लोगों का लोगों से जुड़ना। सच कहूं तो यही इस पूरे प्रोग्राम का दिल है, इसकी आत्मा है। क्योंकि असली समझ तो तभी बनती है जब लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, युवा संगम का जो असली जादू है ना, वो खूबसूरत जगहों में नहीं बल्कि उन लोगों में है जिनसे आप मिलते हैं, उन मुलाकातों में है जो इस सफर के दौरान होती हैं। होता क्या है, सोचिए, हम सब दूसरे राज्यों के बारे में कुछ ना कुछ सुनकर अपनी एक राय बना लेते हैं, है ना? कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, कुछ मिथक होते हैं। लेकिन जब ये युवा एक साथ सफर करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, अपनी कहानियां बांटते हैं, तो वो सारी दीवारें अपने आप ढह जाती हैं और उनकी जगह ले लेती है दोस्ती और एक दूसरे के लिए इज्जत। तो ये कनेक्शन बनता कैसे है? इसके कई तरीके हैं। इमर्सिव टूर होते हैं, आईआईटीज, आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूट्स में विजिट होती है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, और एक बहुत ही कमाल की चीज है, बड़ी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि लोकल युवाओं की मेहमान युवाओं के साथ जोड़ी बना दी जाती हैं, एकदम पक्के दोस्त बन जाते हैं। अब मुझे पता है, ये सब सुनकर बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि वाह, इस कमाल के एक्सपीरियंस का हिस्सा कैसे बने। तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं, आपका रास्ता डेलीगेट बनने का। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, उम्र। ये प्रोग्राम खास तौर पर 18 से 30 साल के युवाओं के लिए है। मतलब वो उम्र जब नए एक्सपीरियंस आपकी सोच पर सबसे गहरा असर डालते हैं। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, इसका दायरा काफी बड़ा रखा गया है। आप स्टूडेंट हैं, चाहे यूजी, पीजी या पीएचडी कर रहे हो, आप अप्लाई कर सकते हैं।
NSS या NYKS के वॉलंटियर हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप नौकरी करते हैं या आपका अपना कोई काम है, तो भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस 2 मेन शर्तें हैं, आप भारतीय नागरिक हों और सफ़र करने के लिए मेडिकली फिट हों। प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल, सब कुछ ऑनलाइन है। आपको बस EBSB के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, वहाँ युवा संगम का सेक्शन ढूंढना है और फॉर्म को ध्यान से भर देना है। बस इसके बाद सिलेक्शन कमेटी आपसे खुद संपर्क करेगी। बहुत ही आसान बना दिया गया है इसे। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। पर 1 मिनट के लिए जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे मिशन के असली मकसद को, इसकी बड़ी तस्वीर को फिर से समझते हैं। और यही इस सफर का सबसे बड़ा और सबसे गहरा असर है। जब ये युवा वापस लौटते हैं तो उनके बैग में सिर्फ तस्वीरें या यादगार चीजें नहीं होती, उनके दिलो दिमाग में एक गहरी समझ और अपनेपन का एहसास होता है। सच पूछिए तो वे एक यूनाइटेड इंडिया के, एक जुड़े हुए भारत के यंग एम्बेसडर बनकर लौटते हैं। और अंत में सब कुछ घूम फिर कर इसी एक लाइन पर आ जाता है, पूरे देश में, खास तौर पर युवाओं के बीच लोगों के कनेक्शन को मजबूत करना। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का छोटा सा अनुभव देश को जोड़ने के इतने बड़े लक्ष्य में अपना योगदान दे सकता है। तो सवाल फिर वही है, क्या हम अपने देश को सच में जानने के लिए तैयार हैं? हेडलाइंस और मैप से कहीं आगे जाकर? अगर हाँ, तो युवा संगम के साथ आपका सफर आपका इंतजार कर रहा है। क्या कोई शहर रातों रात भविष्य में छलांग लगा सकता है? मतलब अपनी पुरानी पहचान को मिटाए बिना एक बिल्कुल नई कहानी लिख सकता है? ये सिर्फ तरक्की की कहानी नहीं है, ये है एक शहर के पुनर्जन्म की कहानी। और ये कहानी है हो ची मिन्ह सिटी की। हो ची मिन्ह सिटी, ये नाम सुनते ही ना ज्यादातर लोगों के दिमाग में इतिहास की तस्वीरें आती हैं। लेकिन आज का सच उन तस्वीरों से मीलों आगे निकल चुका है। ये शहर अब अपने अतीत की परछाई में नहीं जी रहा, बल्कि वियतनाम के भविष्य की सबसे चमकदार रोशनी बनकर उभर रहा है। ये अब इनोवेशन का एक ऐसा पावर हाउस है जो सही में पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। और हाँ, दुनिया ने इस बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया है। जरा इस नंबर को देखिए, 110। आज हो ची मिन्ह सिटी दुनिया के 110 सबसे इनोवेटिव शहरों की लिस्ट में शामिल है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है कि दुनिया के नक्शे पर एक नया टेक लीडर उभर रहा है। लेकिन क्या दुनिया का भरोसा सिर्फ बातों तक ही है, या वो इस पर अपना पैसा भी लगा रही है? इसका जवाब है ये चौंकाने वाला आंकड़ा, $8.2 बिलियन। ये वो रकम है जो सिर्फ 2025 में विदेशी निवेश के तौर पर इस शहर में आई है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो ची मिन्ह सिटी को भविष्य के एक बहुत बड़े दाव के तौर पर देख रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो इस 56% के आंकड़े में छिपा है। इसे कहते हैं टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, यानी TFP। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। सोचिए, एक फैक्ट्री पहले 100 मजदूरों से 100 जोड़ी जूते बनाती थी। अब वही फैक्ट्री नई टेक्नोलॉजी और स्मार्ट तरीकों से सिर्फ 50 मजदूरों से 200 जोड़ी जूते बना रही है। तो ये जो स्मार्टनेस से बढ़त हुई ना, बस वही TFP है। और हो ची मिन्ह सिटी की आधी से ज्यादा ग्रोथ इसी स्मार्टनेस से आ रही है। मतलब टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नई आइडियाज से, ना कि सिर्फ ज्यादा मेहनत से। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये कोई चमत्कार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जबरदस्त कायापलट के पीछे एक सोची समझी शक्तिशाली योजना थी, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसने इस शहर की तकदीर ही बदल दी। और इस ब्लूप्रिंट का नाम है संकल्प 57। ये कोई मामूली सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि वियतनाम की तकनीकी आज़ादी का घोषणा पत्र है। इसका मकसद एकदम साफ था, देश को टेक्नोलॉजी के मामले में सिर्फ एक यूजर नहीं, बल्कि एक क्रिएटर बनाना, अपनी तकदीर अपने हाथों में लेना। इस संकल्प को 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया: साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। और इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक लैब की जरूरत थी, एक ऐसा शहर जो इस चुनौती को उठा सके। और वो शहर चुना गया हो ची मिन्ह सिटी। तो चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के पहले और सबसे शक्तिशाली नतीजे को देखते हैं। इसने शहर के विकास के लिए एक ऐसा डिजिटल इंजन तैयार किया जिसने तरक्की की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया।
और देखते ही देखते ये शहर एक बहुत बड़े टेक हब में बदल गया। ये एक ऐसा रनवे बन गया जहां से वियतनाम के अपने यूनिकॉर्न्स यानी अरबों डॉलर की कंपनियां उड़ान भर सकें। इंटेल और सैमसंग जैसे दुनिया के बड़े नाम तो यहाँ आ ही रहे हैं, लेकिन असली कहानी तो वियरटेल और सीएमसी जैसे लोकल चैंपियंस लिख रहे हैं, जो अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बना रहे हैं। और ये सब सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, जमीन पर काम हो रहा है। लक्ष्य रखा गया है कि शहर की 95% आबादी तक सुपर फास्ट 5G इंटरनेट पहुंचे और 6G टेक्नोलॉजी पर भी काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 200 से ज्यादा नए स्टार्टअप्स को सीधे सरकारी फंडिंग दी जा रही है, ताकि हर नए और साहसिक आइडिया को एक मौका मिल सके। जो बातें कल तक साइंस फिक्शन लगती थीं, वो आज यहाँ की हकीकत बन रही हैं। जरा सोचिए, ट्रैफिक में घंटों फंसे बिना जरूरी दवाइयाँ या खाना मिनटों में ड्रोन के जरिए दरवाजे पर पहुंच रहा है। शहर में इसका सफल टेस्ट हो चुका है, और ये इस बात का सबूत है कि भविष्य यहाँ बस आ ही चुका है। लेकिन रुकिए, अगर कोई ये सोच रहा है कि ये कहानी सिर्फ स्टील, कांच और सिलिकॉन चिप्स की है, तो वो गलत है। हो ची मिन सिटी वो गलती नहीं दोहरा रहा जो दुनिया के कई टेक शहर कर चुके हैं, तरक्की की दौड़ में अपनी आत्मा को खो देना। यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक और क्रांति जन्म ले रही है। यहाँ एक नहीं बल्कि 2 इंजन एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ डिजिटल इंजन है जो इकोनॉमी को रफ्तार दे रहा है, तो दूसरी तरफ एक सांस्कृतिक इंजन भी है जो शहर की आत्मा, उसकी कला और उसकी विरासत को जिंदा रख रहा है। लक्ष्य सिर्फ एक स्मार्ट सिटी बनना नहीं है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा कल्चरल और क्रिएटिव सेंटर बनना है। और ये सबसे शानदार बात है, यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल संस्कृति को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सहेजने और दुनिया तक पहुंचाने के लिए हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टूरिस्ट वियतनाम के इतिहास को महसूस कर सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी के जरिए प्राचीन स्मारकों की सैर कर सकते हैं, और ब्लॉकचेन से कलाकृतियों की प्रामाणिकता को पक्का किया जा रहा है। लेकिन इन बड़ी बड़ी रणनीतियों, अरबों डॉलर के निवेश और भविष्य की योजनाओं का एक आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? आखिरकार किसी भी क्रांति की असली सफलता तो इसी बात से मापी जाती है ना? शहर में डिजिटल जन साक्षरता नाम का एक आंदोलन चलाया गया। इसका मकसद था कि टेक्नोलॉजी कुछ खास लोगों तक ही न रहे, बल्कि हर घर तक पहुंचे। और नतीजे वाकई हैरान करने वाले हैं। आज यहाँ की 90% से ज्यादा वयस्क आबादी न सिर्फ स्मार्टफोन इस्तेमाल करती है, बल्कि दुकानों से लेकर रेहड़ी पटरी तक हर जगह डिजिटल पेमेंट करती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बदलाव को ही देख लीजिए। वो दौर याद है जब अस्पतालों में मरीजों की मोटी मोटी फाइलें होती थीं और एक रिपोर्ट ढूंढने में घंटों लग जाते थे। आज यहाँ बस एक QR कोड स्कैन होता है और मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर के सामने होती है। जब टेक्नोलॉजी आम इंसान की जिंदगी आसान बनाती है ना, तभी वो सही मायनों में क्रांति कहलाती है। अब जरा इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। हो ची मिन सिटी में जो हो रहा है वो सिर्फ एक शहर के बदलाव की कहानी नहीं है। ये पूरे वियतनाम की उस महत्वाकांक्षा का प्रतीक है जो उसे दुनिया के मंच पर एक नई पहचान दिलाना चाहती है। मेक इन वियतनाम के मायने अब पूरी तरह बदल चुके हैं। पहले इसका मतलब था दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए सिर्फ सामान असेंबल करना, एक मजदूर की तरह काम करना। लेकिन मेक इन वियतनाम 2.0 का मतलब है अपनी टेक्नोलॉजी बनाना, अपनी डिज़ाइन तैयार करना और अपने डेटा का मालिक खुद बनना। ये एक मजदूर से मालिक बनने का सफ़र है। और इस नई सोच के पीछे की वजह को CMC ग्रुप के चेयरमैन गुयेन त्रुंगचिंग के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कहते हैं, मुख्य प्रौद्योगिकियों पर नियंत्रण के बिना हम अपनी आर्थिक और सुरक्षा संप्रभुता खो देंगे। संदेश बिल्कुल साफ है, दूसरे देशों पर निर्भरता कम करो और अपनी ताकत खुद बनो। तो संक्षेप में कहें तो हो ची मिन सिटी की कहानी एक साहसिक प्रयोग की कहानी है। ये एक ही समय में 2 भविष्य बनाने की कोशिश है। एक भविष्य जो टेक्नोलॉजी में दुनिया के किसी भी शहर से मुकाबला करता है, और दूसरा भविष्य जो अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों और अपनी इंसानियत को कसकर थामे हुए है। ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या यही है 21वीं सदी के एक आदर्श शहर का मॉडल? एक ऐसी जगह जहां तेज रफ्तार तरक्की और गहरी सांस्कृतिक विरासत एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बनकर साथ। नमस्कार दोस्तों,
आप देख रहे हैं एजुकेशन इन हिंदी चैनल। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, रायसीना डायलॉग 2026, वैश्विक भू राजनीति और नया विश्वक्रम। पुरानी विश्व व्यवस्था खत्म हो रही है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ऐलान है। और जानते हैं ये ऐलान किसने किया? फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने, वो भी रायसीना डायलॉग 2026 के मंच से। सिर्फ एक इस वाक्य ने, आप समझिए, पूरी दुनिया में जो भू राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है ना, उसे एक नई दिशा दे दी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव है क्या, और क्यों इस एक बयान में हमें भविष्य की झलक दिख रही है। चलिए इसी को समझते हैं। लेकिन देखिए, फिनलैंड के राष्ट्रपति के उन शब्दों का पूरा मतलब समझने से पहले हमें एक कदम पीछे जाना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये रायसीना डायलॉग आखिर है क्या भला, और क्यों इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक मंच माना जाता है। आइए पहले इसे जानते हैं। तो देखिए, रायसीना डायलॉग जो है वो असल में भारत का सबसे बड़ा सालाना सम्मेलन है। किस चीज पर? जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर। अब इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? भारत का विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसे हम ORF भी कहते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो ना, तो ये एक ऐसा मंच है जहां दुनिया के सबसे बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े नेता एक साथ बैठते हैं और दुनिया की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनके समाधान खोजते हैं। और पता है, 2016 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक ये डायलॉग हर साल और भी ज्यादा दमदार होता गया है। इसकी जो थीम्स होती है ना, वो हमेशा वक्त की नब्ज पकड़ लेती हैं। जैसे याद कीजिए 2023, जब दुनिया पूरी तरह से अनिश्चितता के तूफान में फंसी थी, तो थीम थी लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। फिर 2024 में वैश्विक रणनीतियों पर फोकस था, तो थीम रखी गई चतुरंग। और अब 2026 की थीम है संस्कार। ये शब्द अपने आप में एक नए युग के निर्माण का संकेत दे रहा है। तो सवाल उठता है कि भाई 2016 से जो ये सफर शुरू हुआ, वो 2026 में आकर एक ऐतिहासिक मोड़ पर क्यों खड़ा हो गया है? ऐसा क्या खास है इस बार? खास इसलिए है क्योंकि इस बार का डायलॉग सिर्फ बातचीत के लिए नहीं हो रहा। नहीं, ये एक नई विश्व व्यवस्था के उदय का, उसके जन्म का गवाह बन रहा है। इस साल की थीम है संस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। ये 3 शब्द ये आज की दुनिया की पूरी तस्वीर खींच देते हैं। पहला है असर्शन। इसका मतलब है कि देश अब मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, चाहे मुद्दा व्यापार का हो या सीमा का। दूसरा है अकोमोडेशन, यानी भाई अब सबको ये समझना ही होगा कि पावर का बैलेंस बदल चुका है और तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। और तीसरा एडवांसमेंट, यानी इन सारी चुनौतियों के बीच भी इंसानियत की तरक्की का रास्ता खोजना। और इस सम्मेलन का कद कितना बड़ा हो चुका है, इसका अंदाजा बस एक बात से लगा लीजिए। इस बार 110 देश, जी हाँ, 110 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। कौन कौन थे? मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, मिलिट्री कमांडर्स और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs, सब के सब दिल्ली में मौजूद थे। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया अब भारत को और इस मंच को कितनी गंभीरता से ले रही है। और जरा ये तस्वीर देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मल फोटो आप नहीं है, नहीं, ये उस बदलते हुए ग्लोबल इक्वेशन का, उस समीकरण का प्रतीक है। मंच पर हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ कार्यक्रम के चीफ गेस्ट फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। इन दोनों का एक साथ होना सिर्फ 2 देशों के रिश्ते की बात नहीं है, ये कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये एक नए गठबंधन के दौर की शुरुआत का संकेत दे रहा है। अब ये जो पूरा ग्लोबल इक्वेशन बदल रहा है ना, इसके ठीक सेंटर में एक देश है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, और वो है भारत। तो इस नई दुनिया में भारत का रोल क्या होने वाला है? भारत की भूमिका क्या होगी? पता है, रायसीना डायलॉग में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर हुई। राष्ट्रपति स्टब का जो विश्लेषण था, उसकी सबसे दिलचस्प बात अब सामने आती है। उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे वो पुराना सिस्टम जिसे वेस्टर्न देश लीड करते थे, अब खत्म हो रहा है। उसकी जगह क्या रहा है? एक मल्टीपोलर दुनिया, एक ऐसी व्यवस्था जहां पावर किसी एक के हाथ में नहीं बल्कि कई सेंटर्स में बटी हुई है। और इस नए सिस्टम में ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश एक बहुत ही मजबूत आवाज बनकर उभर रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में राष्ट्रपति स्टब ने एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने रखा, द न्यू दिल्ली मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब दिल्ली यानी भारत ग्लोबल स्टेज पर एक ऐसा सेंटर बन गया है जहां से दुनिया को एक नई दिशा मिल सकती है।
ये एक तरह से एक कॉल टू एक्शन है कि भाई यूनाइटेड नेशंस जैसी पुरानी संस्थाओं में अब सुधार करो, उन्हें बदलो, ताकि वे आज की सच्चाई को दिखा सकें। और इस पूरे बदलाव में भारत को ग्लोबल साउथ के एक लीडर और दुनिया को जोड़ने वाले एक पुल की तरह देखा जा रहा है। लेकिन एक बात समझनी होगी, रायसीना डायलॉग सिर्फ बड़े बड़े आइडियाज और भाषणों तक ही सीमित नहीं रहता। असल काम तो तब होता है जब यहाँ भविष्य की दिशा तय करने वाली ठोस पार्टनरशिप्स बनती हैं। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस बार जमीन पर क्या बड़े बदलाव हुए। इस डायलॉग का एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नतीजा वो भारत और फिनलैंड के रिश्तों में देखने को मिला। दोनों देशों ने अपने रिश्ते को एक नया नाम, एक नया दर्जा दिया है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम है जो साफ संकेत देता है कि आने वाली दुनिया टेक्नोलॉजी और पर्यावरण इन्हीं दो पिलर्स पर खड़ी होने वाली है। और इस पार्टनरशिप के तहत कुछ ठोस लक्ष्य भी रखे गए हैं। पहला, 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को डबल करना। दूसरा, 6G टेक्नोलॉजी पर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाना। तीसरा, ग्रीन एनर्जी में सहयोग बढ़ाना। और चौथा, भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए फिनलैंड जाना और आसान बनाना। ये दिखाता है कि कैसे डिप्लोमैटिक लेवल पर हुई बातें हम सबकी असल जिंदगी पर असर डालती हैं। एक और बड़ी और जरूरी पहल हुई, रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव की शुरुआत। अब ये क्या है? ये एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है जो साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्लोबल प्रॉब्लम्स का हल निकालेगा। और इसका एक खास फोकस होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजी पर, कि भाई इसे कैसे सही दिशा दी जाए, कैसे इसे गवर्न किया जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया बदल रही है, पावर के सेंटर्स बदल रहे हैं और नियम तो फिर से लिखे जा रहे हैं। रायसीना डायलॉग 2026 ने ये बात एकदम साफ कर दी है कि भारत इस नए सिस्टम के बिल्कुल केंद्र में है, सेंटर में है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे ये नई विश्व व्यवस्था आकार ले रही है, भारत को इसमें क्या भूमिका निभानी चाहिए? एक लीडर की, एक मध्यस्थ की, या फिर कुछ और? दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस विषय को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए एजुकेशन इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अच्छा, सोचिए, दुनिया का सबसे मायावी, सबसे रहस्यमयी शिकारी कहाँ रहता होगा? शायद किसी घने जंगल में? नहीं, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। जवाब है भारत के सबसे ऊंचे, सबसे ठंडे रेगिस्तान में। हाँ, लद्दाख की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां हवा पतली है और जिंदगी बेहद मुश्किल, वहां अस्तित्व की एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। ये कहानी है शानदार हिम तेंदुए की और एक ऐसे अनोखे गठबंधन की जो इस नाजुक दुनिया को बचाने के लिए बना है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 477। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐलान है। यही वो संख्या है जो लद्दाख को दुनिया की हिम तेंदुआ राजधानी बनाती है। पता है, भारत की कुल स्नो लेपर्ड आबादी का लगभग 68% हिस्सा यहीं रहता है। ये दिखाता है कि ये इलाका इकोलॉजी के लिहाज से कितना ज्यादा कीमती है और ये भी कि दांव पर क्या लगा है। लद्दाख, जिसे भारत का ताज भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जिसकी खूबसूरती देखकर सांसें थम जाती हैं। कल्पना कीजिए, जहां तक नजर जाए वहां तक विशाल बंजर मैदान जो बर्फीली चोटियों से घिरे हैं। लेकिन इसकी ये कठोर सुंदरता उतनी ही नाजुक भी है। ये ऊंचाई पर रहने वाले कई दुर्लभ वन्य जीवों का घर है, जिनका जीवन एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। देखिए, यहाँ सिर्फ हिम तेंदुए ही नहीं है, यहाँ हिमालयी भेड़िया है, फुर्तीला भरल है और खूबसूरत काली गर्दन वाला सारस भी रहता है। ये सिर्फ यहाँ के निवासी नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल सिस्टम का हिस्सा है। ये सभी प्रजातियां एक दूसरे पर और इस नाजुक पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। अगर इनमें से किसी एक पर भी खतरा आया तो समझिए कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिखर सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस शांत सी दिखने वाली जगह पर एक साया मंडराने लगा है। एक नया और बहुत ही खतरनाक खतरा उभरा है जो प्रकृति के नियमों से नहीं चलता। ये एक ऐसा खतरा है जो लद्दाख के कुदरती व्यवस्था को तहस नहस कर रहा है और यहाँ के असली बाशिंदों के लिए एक जानलेवा संकट बन गया है। जरा सोचिए, एक ऐसा शिकारी जो यहाँ का है ही नहीं, लेकिन अब इस इलाके का सबसे बड़ा खतरा बन गया है।
ये झुंड में शिकार करता है, एक ऐसी लहर की तरह जिसे रोक पाना मुश्किल है और जो अपने शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देती। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये समस्या प्रकृति की देन नहीं है, इसे इंसानों ने पैदा किया है, हमने, अनजाने में। और वो नया शिकारी है जंगली कुत्ता। अब इस स्लाइड पर जो वाकई चौंकाने वाली बात है वो है इनकी संख्या, लगभग 45,000। अंदाजा लगाइए, ये संख्या इस क्षेत्र के सभी असली शिकारियों जैसे हिम तेंदुए और भेड़िए की कुल आबादी से कई गुना ज्यादा है। ये कुत्ते अब इस ऊंचे रेगिस्तान के सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर शिकारी बन चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये समस्या इतनी बड़ी हो कैसे गई? ये चार्ट इसे बिल्कुल साफ साफ दिखाता है और इसका जवाब कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ा है। इसकी जड़ें सीधे तौर पर इंसानी गतिविधियों में है। हमारी छुट्टियों से भरता टूरिज्म, हमारे फैलते शहर और सबसे बढ़कर हमारा फेंका हुआ कचरा जिसका सही मैनेजमेंट नहीं होता। ये कुत्ते इन्हीं कचरे के ढेरों पर पलते बढ़ते हैं और अपनी आबादी बढ़ाते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि ये जंगली कुत्ते सिर्फ कचरे पर ही जिंदा नहीं रहते। ये झुंड में भरल और आइबेक्स जैसे जानवरों का शिकार करते हैं, और ये वही जानवर हैं जो हिम तेंदुए जैसे असली शिकारियों का मुख्य भोजन है। इसका मतलब है, हर बार जब कुत्तों का झुंड शिकार करता है तो हो सकता है कि कोई हिम तेंदुआ भूखा रह जाए। इससे न सिर्फ हिम तेंदुए के लिए खाने की कमी हो रही है, बल्कि पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन इस बढ़ते इकोलॉजिकल संकट के बीच उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दी है। इस प्रॉब्लम का सामना करने के लिए एक सीधी और मजबूत प्रतिक्रिया सामने आई है, एक ऐतिहासिक सहयोग के रूप में, एक ऐसा गठबंधन जो यहाँ पहले कभी नहीं देखा गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन एक ऐतिहासिक पल में भारतीय सेना और लद्दाख वन विभाग ने एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर साइन किए। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक वादा है। इस समस्या से सीधे तौर पर निपटने के लिए एक मजबूत सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप है जिसका एक ही मकसद है, लद्दाख के अनमोल वन्यजीवों को बचाना। इस समझौते में भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर्प्स और लद्दाख के मुख्य सचिव श्री आशीष कुंद्रा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि यह समझौता भारतीय सेना की भूमिका को एक नए नजरिए से दिखाता है, उनकी दोहरी भूमिका को, कि वो न सिर्फ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं बल्कि हमारी प्राकृतिक धरोहर के भी रक्षक हैं। वे खुद को ग्रीन वॉरियर कहते हैं और यही भावना इस पूरी पार्टनरशिप का दिल है। तो ठीक है, एक समझौता तो हो गया, पर यह महत्वाकांक्षी गठबंधन जमीन पर काम कैसे करेगा? चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि इस MOU में बताई गई ठोस कार्य योजना आखिर है क्या। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक पूरा प्लान है। मिशन का मेन फोकस इन बिग 7 प्रजातियों पर है। रहस्यमयी हिम तेंदुए से लेकर राजसी काली गर्दन वाले सारस तक, ये सभी प्रजातियां लद्दाख के इकोसिस्टम के हेल्थ इंडिकेटर हैं। मतलब अगर ये फल फूल रहे हैं तो इसका मतलब है कि पूरा इकोसिस्टम स्वस्थ है। इसलिए इनको बचाना मतलब पूरे इलाके को बचाना। इस मिशन को लागू करने के लिए एक सॉलिड 3 स्टेप का प्लान बनाया गया है। सबसे पहले एक जॉइंट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेल यानी SLCC बनाया जाएगा। इसे मिशन कंट्रोल की तरह समझिए। यही सेल सभी एक्टिविटीज का सेंटर होगा, जमीन पर वाइल्ड लाइफ की मॉनिटरिंग करने से लेकर नई नई रिसर्च को बढ़ावा देने तक सब कुछ यहीं से कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन क्या ये MOU सिर्फ एक अकेली कोशिश है या ये किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? दरअसल ये इस इलाके के लिए एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने की एक बड़ी सोच का हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी पिक्चर में कहां फिट बैठता है। जैसा कि मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा, असली चुनौती डेवलपमेंट और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाने की है। ये बात उस बड़े लक्ष्य को बहुत अच्छे से बताती है, एक ऐसा भविष्य बनाना जहां तरक्की और प्रकृति दुश्मन नहीं बल्कि साथी हों। एक ऐसा भविष्य जहां विकास, सुरक्षा और कुदरत एक साथ फल फूल सकें। और ये बैलेंस सिर्फ बातों में नहीं है। स्कम्पारी में भारत का पहला पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाला वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ये अनोखी फैसिलिटी समस्या की जड़ यानी कचरे को खत्म करती है और उसे क्लीन एनर्जी में बदल देती है। ये दिखाता है कि ये MOU एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है, क्या नेशनल सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसी दो अलग अलग प्राथमिकताएं सच में एक साथ काम कर सकती हैं? लद्दाख का ये अनोखा गठबंधन एक शक्तिशाली और उम्मीद से भरा जवाब देता है, हाँ, ये एक ऐसा मॉडल है जो शायद दुनिया के दूसरे नाजुक इलाकों के लिए भी एक रास्ता दिखा सकता है।
ये साबित करता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कभी सोचा है वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारी आज की इस आधुनिक दुनिया को चला रही है? स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक ये सब चलते हैं खनिजों पर। ये जमीन की गहराइयों में छिपे वो तत्व हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारी तरक्की को चुपचाप ताकत दे रहे हैं। और इन्हीं बेशकीमती खजानों को खोजने का जिम्मा एक ऐसी संस्था का है जिसका नाम है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI। पिछले 176 सालों से ये संगठन भारत के भूवैज्ञानिक रहस्यों को उजागर कर रहा है। इसका इतिहास जितना शानदार है, भविष्य उतना ही हाईटेक। तो GSI की ये यात्रा आखिर रही कैसी है? भाप के इंजन के जमाने से लेकर आज के अंतरिक्ष युग तक, आइए इसकी कहानी पर एक नजर डालते हैं। सब कुछ शुरू हुआ था साल 1851 में। हाँ, इतना पुराना है ये। GSI दुनिया के सबसे पुराने भूवैज्ञानिक संगठनों में से एक है और इसका इतना लंबा सफर ही इसके महत्व और इसकी विशेषज्ञता का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, GSI हमेशा वक्त के साथ और देश की जरूरतों के हिसाब से बदला है। 19वीं सदी में इसका काम था ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कोयला खोजना। फिर 1947 के बाद इसने राष्ट्र निर्माण में बांधों और शहरों के लिए सर्वेक्षण करके मदद की। और आज यह भारत के भविष्य के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों की खोज कर रहा है। जैसा कि GSI के पूर्व महानिदेशक M श्रीधर ने कहा था, ये संस्था कोयले की खोज से शुरू हुई थी, लेकिन आज ये जियोसाइंस टेक्नोलॉजी में एक लीडर बन चुकी है। ये बात GSI के इस अविश्वसनीय बदलाव को बिल्कुल साफ-साफ बताती है। तो GSI का आज का सबसे बड़ा मिशन क्या है? ये एक नई तरह की खजाने की खोज है, एक ऐसी दौड़ जो पूरी दुनिया में लगी हुई है महत्वपूर्ण खनिजों के लिए, वो खनिज जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। अब सवाल ये है कि ये महत्वपूर्ण खनिज आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो तत्व हैं जिनके बिना हमारी आधुनिक जिंदगी चल ही नहीं सकती। स्वच्छ ऊर्जा हो, हमारे गैजेट्स हों या देश की सुरक्षा। पर एक दिक्कत है, इनकी सप्लाई चेन बहुत नाजुक है, मतलब ये आसानी से मिलते नहीं हैं और इसीलिए इन्हें खोजना इतना अहम हो गया है। मिसाल के तौर पर लिथियम और कोबाल्ट, इनके बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं चल सकती। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना ना स्मार्टफोन बनेंगे और ना फाइटर जेट। और GSI का जो 2026-27 का फील्ड प्लान है ना, वो पूरी तरह से जमीन के नीचे छिपे इन्हीं कीमती भंडारों को खोजने पर फोकस्ड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे छिपे इन खनिजों को GSI आखिर खोजेगा कैसे? जवाब एक ही है, टेक्नोलॉजी। तो चलिए देखते हैं GSI के हाईटेक शस्त्रागार को। सोचिए, एक जमाने में भूवैज्ञानिकों के पास क्या होता था? कुदाल, हथौड़ा, कंपास, यही सब। लेकिन आज का GSI, इनके पास सैटेलाइट हैं, एडवांस्ड सेंसर्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है। मतलब सच में जमीन आसमान का फर्क है। और ये तकनीकें कमाल की हैं। AI इतना सारा डेटा एनालाइज करके बताता है कि खनिज कहाँ मिल सकता है। हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसिंग, ये तो अंतरिक्ष से ही जमीन के अंदर झांककर खनिजों का DNA पढ़ लेती है। और डीप ड्रिलिंग से हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पहले पहुंचना नामुमकिन था। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए, जैसे भूवैज्ञानिकों को एक सुपर पावर मिल गई हो, एक तरह की एक्स-रे विजन, जिससे वो सैकड़ों मीटर चट्टान के आर पार देख सकते हैं। यही है इन नई तकनीकों की असली ताकत। तो GSI की ये खोज सिर्फ खनिजों के बारे में नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता के बारे में है। इससे देश की रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित होती है। आइए देखते हैं कैसे। मेक इन इंडिया की बात करें, जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, या क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की, या फिर हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की, हर जगह इन सभी लक्ष्यों के केंद्र में यही महत्वपूर्ण खनिज हैं। इन्हें देश में ही खोज लेने का मतलब है कि हम वैश्विक सप्लाई चेन के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे, सही मायनों में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आखिर में GSI की भूमिका को हम कैसे समझें? ये एक ऐसी अद्भुत संस्था है जो एक तरफ हमारे अतीत को पढ़ती है और दूसरी तरफ हमारे भविष्य को लिखती है। पिछले 176 सालों से इस संस्था के वैज्ञानिकों ने पत्थरों में लिखी हमारे देश की और हमारे ग्रह की कहानी को पढ़ा है। और आज वही लोग, वही GSI अपनी विशेषज्ञता और नई तकनीक से हमारे आने वाले कल का, हमारे भविष्य का नक्शा बना रहे हैं। ये खोज तो बस एक शुरुआत है। सोचने वाली बात यह है कि इस उभरते हुए देश की जमीन के नीचे और न जाने कौन कौन से राज दफन हैं,
जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। On the evening of March 5, 2026, a Sukhoi 30 MKI took off from the Jorhat Air Base in Assam. For the Indian Air Force, this was a standard training mission, the kind of routine flight that occurs dozens of times a day. Then, ground control lost the signal. At 7:42 p.m., the aircraft vanished from the radar screen, leaving nothing but empty scanning lines. In the nearby hilly regions, locals reported a sound that confirmed the radar silence, a massive explosion echoing through the terrain. The silence from the radio marked the end of the exercise. A controlled military flight had instantly transitioned into a catastrophic unknown. Search teams immediately moved toward the Karbi Anglong district, a densely forested region roughly 60 kilometers away from the Jorhat Air Base. The environment fought the rescue effort. Thick jungle and the onset of total darkness made it nearly impossible for ground crews or aerial surveillance to spot signs of wreckage. The following morning, the search ended. Teams located the crash site and confirmed that both pilots on board had been killed. Frontline defense platforms like these are often lost to the persistent, inherent risks required to maintain a state of constant operational readiness. The Su-30 MKI is the primary platform for India's air defense strategy, serving as the backbone for frontline operations. It is a multi-role fighter capable of top speeds of 2,100 kilometers per hour, with an operational radius of 3,000 kilometers. The Indian Air Force maintains a massive commitment to this specific machine, currently operating a fleet of more than 260 jets. That commitment comes with a significant price tag. Each individual aircraft costs the nation between 350 and 400 crore rupees. Despite its role as a high-cost, high-performance marvel, the platform remains susceptible to catastrophic system failures. Investigations into the fleet often focus on the complexity of its twin-engine system, a critical point of potential failure. These concerns reached the highest levels of government in 2016, when the Ministry of Defense submitted a reliability report to the Lok Sabha, the lower house of India's parliament. Between April 2014 and March 2016, 34 engine problems forced Sukhoi pilots into emergency single-engine landings. The data shows a broader pattern, with major crashes in 2015, 2017, 2019, 2023, and 2024. In response, the IAF launched an improvement program alongside the Russian original equipment manufacturer, or OEM, the company that originally designed the hardware. This involved implementing technological modifications during engine overhauls. The S-30 MKI remains a central piece of military hardware, but it carries a documented history of technical risk. Every piece of data regarding the aircraft eventually leads back to the people inside the cockpit: Squadron Leader Anuj Vashist and Flight Lieutenant Purvesh Stuarkar. At the time of the crash, Squadron Leader Anuj's family in Gurugram were gathered at home, busy with the final preparations for an upcoming wedding. Flight Lieutenant Purvesh was a 28-year-old pilot from Nagpur who spoke often of the pride he felt while flying for the Air Force. His last conversation with his father took place on the holiday of Holi, just days before the training mission began. While the loss of a machine can be calculated in crores, the human cost of a failed mission is irreversible. The Air Force has convened a court of inquiry to examine the wreckage. They will determine if this crash was caused by the fleet's historical engine issues, a human error, or a new technical flaw. The findings of this inquiry will impact the safety of crews operating the more than 260 aircraft currently in service. These training missions are a necessity for national defense, requiring pilots to push their aircraft to their mechanical limits. It is a reminder of the daily risks accepted by those in the cockpit, who take on the physical dangers of the sky to maintain the security of the nation.